Friends, today I will tell you about stability and instability of the atmosphere and precipitation process. मित्रों, आज हम लोग वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता तथा वर्षण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ये हम पहले बता दें आपको कि वायु में दो तरह की गतियां होती हैं। There are two types of movement and circulation in air. पहली होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है ऊर्ध्व गति, the horizontal circulation movement and vertical movement. The horizontal movement is called diabatic process and vertical movement of air is called adiabatic मूवमेंट। यानी हवा के क्षैतिज गति को हम डायबिटिक प्रक्रिया कहते हैं या प्रवाही प्रक्रिया कहते हैं या एडवेक्शनल प्रोसेस कहते हैं, और हवा के ऊपर उठने या नीचे बैठने की प्रक्रिया को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। हम पहले आपको ये बता चुके हैं नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट के विषय में। जब कोई भी हवा ऊपर उठती है तो उसका तापमान जो है ड्राई एडियाबेटिक रेट के अनुसार 1000 मीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रफ्तार से कम हो जाता है, जिसे ड्राई एडियाबेटिक रेट कहते हैं। और इसी तरह से हवा अगर नीचे बैठती है तो 1000 मीटर नीचे आने पर उसका तापमान 1000 मीटर आने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ जाता है। और दूसरा होता है मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट, जिसमें ऊपर उठती हुई हवा का तापमान 1000 मीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता है। हम आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि नॉर्मल लैप्स रेट स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ये औसत मान होता है, ये बदलता रहता है मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अक्षांशों के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। आई मे टेल यू दैट द नॉर्मल लैप्स रेट इज द एवरेज, इट इज नॉट स्टैटिक, इट चेंजेस विथ सीजन, विथ लैटिट्यूड, with altitude and so on। अब वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता निर्भर करती है नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबेटिक रेट के बीच संबंधों पर। जब नॉर्मल लैप्स रेट एडियाबेटिक रेट से अधिक होता है तो वायु में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और जब नॉर्मल लैप्स रेट एडियाबेटिक रेट से कम होता है तो वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होती है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक निश्चित आयतन और तापमान वाली हवा का धरातल पर तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है पर 1000 मीटर। अब वो हवा ऊपर उठती है तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर उसका तापमान हो जाएगा 40 - 10 = 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वहां पर अगल बगल की हवा का तापमान नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार होगा 40 - 6.5 डिग्री = 33.5 डिग्री सेल्सियस। यानी ऊपर पहुंची हवा का तापमान है 30 डिग्री, जबकि उसके आसपास का तापमान है 33.5 डिग्री। इसका मतलब हवा जो है वो ठंडी हो गई है। हवा ठंडी है क्योंकि उसका तापमान आसपास की हवा से कम है, इसलिए वो हवा नीचे उतरेगी। भारी होने के कारण वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक निश्चित आयतन वाली और तापमान वाली वायु का
धरातल पर तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल लैप्स रेट है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 मीटर ऊपर जाने पर वायु का तापमान ड्राई एडियाबेटिक रेट के अनुसार होगा 40 - 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वहां पर नॉर्मल लैप्स रेट 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आसपास की हवा का तापमान होगा 40 - 11 = 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ऊपर उठती हवा का तापमान आसपास की हवा से ज्यादा है, इसलिए हवा और ऊपर उठेगी और अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। इसे एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी कहते हैं। अब हम आते हैं वर्षण की प्रक्रिया पर। नाउ वी कम ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कई रूपों में होता है, जैसे तरल रूप में अर्थात ओस, फुहार, जल वर्षा, या ठोस रूप में हो सकती है, जैसे पाला पड़ना, स्लीट, ओलावृष्टि या हिमपात। अब यह निर्भर करता है कि द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन लेवल इज रीच्ड। इफ द कंडेंसेशन or dew point is reached before freezing point, then it becomes in a liquid form, like rainfall and so on. And if the condensation is attained above freezing point, then the precipitation occurs in a solid form, like snowfall and so on. अब वर्षण की प्रक्रिया पर आते हैं। किसी भी निश्चित तापमान और आयतन वाली हवा में नमी धारण करने की एक अधिकतम क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं नमी धारण करने की क्षमता। देयर इज ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इन ए पर्टिकुलर पार्सल ऑफ एयर ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, और ये नमी धारण करने की क्षमता तापमान से सीधे संबंधित होती है। This moisture retaining capacity is directly related to temperature, and there is a direct relationship between moisture retaining capacity of the air and temperature. अगर तापमान बढ़ता है तो क्षमता भी बढ़ती है, तापमान कम होता है तो क्षमता भी कम होती है। सेकंड चीज जो है, दूसरी चीज जो है, वह है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। यानी किसी निश्चित आयतन और तापमान वाली वायु में जितनी भी नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा मौजूद होती है, उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। Absolute humidity refers to the moisture content present in a particular parcel of air with a certain temperature and volume. ये प्रायः स्थिर होती है। More or less absolute humidity is stable. अब निरपेक्ष आर्द्रता और नमी धारण करने की क्षमता के बीच में जो संबंध होता है, अनुपात होता है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेफर्स टू रेशियो बिटवीन मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देयर इन, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इनटू 100। अब एक उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए किसी निश्चित तापमान और आयतन वाली वायु में नमी धारण करने की क्षमता 5 ग्रेन है और उसमें निरपेक्ष आर्द्रता यानी मौजूद नमी 4 ग्रेन है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन
मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इंटू 100 मीन्स 4/5 इंटू 100 मीन्स 80%। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, वर्षण नहीं होगा। वैसे ही जैसे एक गिलास है, उसमें 5 ml पानी आ सकता है, अधिक से अधिक, लेकिन 4 ही ml पानी है, पानी गिरेगा नहीं जब तक टकराएंगे नहीं आप तो। लेकिन जैसे ही उसमें आप 1 ml और डाल देंगे तो 5 बराबर हो जाएंगे, अब भी पानी नहीं गिरेगा। और जैसे ही उसमें 2 बूंद भी डालेंगे पानी बाहर गिर जाएगा। वही हाल है, when relative humidity exceeds 100%, then there is a precipitation. प्रेसिपिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब वही मैंने बताया कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट आने से पहले ही अगर कंडेंसेशन हो गया तो तरल रूप में होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जाने पर होता है संघनन, तो ठोस रूप में होगा। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अरब सागर से मानसून हवाएं नमी से परिपूर्ण जब ये आती हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं। Let us take an example. The moisture laden air coming from over the Arabian Sea, when it strikes the Western Ghat, they are forced to ascend and cools, and precipitation occurs on the western side of Western Ghat. वर्षा होती है। जब यही हवा पश्चिम घाट को पार करके पूर्वी ढलान से नीचे उतरती हैं तो ड्राई एडियाबेटिक रेट के अनुसार ये गर्म होती हैं, अर्थात मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मोर और लेस सिमिलर है। नतीजा क्या होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती जाती है और वर्षण की प्रक्रिया ना तो वर्षा होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो ये जो लीवर्ड स्लोप होता है पूर्वी ढाल, जिसे हम रेन शैडो रीजन कहते हैं, और ये देखिए एक उदाहरण लीजिए, मैंगलोर पश्चिमी समझ लीजिए तट पर है अरबिंद सागर पर, जहां 2000 मिलीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। उसी के सीध में वेस्टर्न घाट के पूरब में ढलान पर कर्नाटक में बेंगलोर है, बेंगलुरु, जहां पर वर्षा जो है वो 500 मिलीमीटर वर्ष में होती है। हालांकि करीब करीब रोज वर्षा होती है, लेकिन ड्रिजल रूप में होती है। मुझे तो अनुभव है, अपनी पत्नी के इलाज के समय हमें 3-4 साल का अनुभव है बेंगलोर का, वहां रहा हूं, हर मौसम में जाना पड़ा है केमोथेरेपी के लिए। लेकिन दोस्तों आज देख रहे हो हम इमोशनल नहीं हो रहे हैं। आपको समझाने के लिए तीसरी बार मैंने वीडियो 2 बना के डिलीट किया। हमने जब सुना फिर से हमने कहा ये ठीक नहीं है, डिलीट करो डिलीट करो। ये प्रक्रिया मैं 9 बजे से आज कर रहा हूं, आपके लिए इतना प्रयास करता हूं, आप धैर्य से सुनिए। अब हम वर्षा कितनी तरह से होती है, क्यों उसमें इतने प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।